नमस्कार दोस्तों। कोलकाता लेडी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की पूरी कहानी। बीती 9 अगस्त सुबह करीब 7 बजे कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक यही वो वक्त था जब आरजीकर हॉस्पिटल से अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के मोबाइल पर पहला फ़ोन आया था। ये फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि अस्पताल का ही एक स्टाफ था। उसी ने डॉक्टर घोष को पहली बार ये जानकारी दी थी कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी है। पूरी जानकारी देने के बाद उसका फ़ोन कट जाता है। अगले कुछ मिनटों में फ़ोन करने वाला अब डॉक्टर घोष को व्हाट्सएप पर जूनियर डॉक्टर की लाश की तस्वीर भेजता है। लाश तब तक सेमिनार हॉल में ही पड़ी थी। डॉक्टर संदीप घोष आरजीकर अस्पताल से लगभग आधा घंटा की दूरी पर फूल बागान इलाके में रहते हैं। खबर मिलने के बाद ही वो अस्पताल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। उधर सेमिनार हॉल में पड़ी लाश की खबर अब तक पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी। जितने भी डॉक्टर थे, तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ और यहाँ तक कि अस्पताल के बाकी सारे कर्मचारी भी सेमिनार हॉल पर पहुँच चुके थे। लेकिन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होने और क्राइम सीन की अहमियत जानने के बावजूद हर कोई जाने अनजाने क्राइम के सीन के सबूतों को अपने जूतों, चप्पलों और हाथों के निशान से मिटाता रहा। लाश के इर्द गिर्द शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो जिस पर भीड़ ने अनजाने में अपनी निशानियां न छोड़ी हों। ये वो पल था जब मौकाए वारदात से सबूतों के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ हुआ था। उधर डॉक्टर संदीप घोष फ़ोन पर जानकारी मिलने के बाद सुबह 8 बजे ही अस्पताल पहुंच चुके थे। वो भी सीधे कहीं न जाकर बल्कि सेमिनार हॉल में ही जाते हैं। जूनियर डॉक्टर की लाश अब भी वहाँ वैसे ही पड़ी थी जैसे कि पहले थी। चूँकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने पहले ही नब्ज और धड़कनों से ये पता लगा लिया था कि जूनियर डॉक्टर अब जिंदा नहीं है, इसलिए लाश अपनी जगह पर पड़ी रही। अस्पताल के तमाम खास लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर घोष ने पहली बार सुबह 9 बजे खुद ही पुलिस को जूनियर डॉक्टर की लाश की जानकारी दी थी। उन्हीं ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि अस्पताल में ऐसी घटना घट गई है। इस घटना की जानकारी खुद संदीप घोष ने ही पुलिस को दी थी। चश्मदीदों के मुताबिक सेमिनार हॉल में पहली बार सुबह 6 बजे लाश देखी गई थी और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष को 7 बजे लाश की जानकारी मिली, जबकि उन्होंने सुबह 9 बजे पुलिस को ही फ़ोन किया था। यानी लाश देखे जाने के पूरे 3 घंटे बाद पहली बार पुलिस को लाश की जानकारी दी गई थी। शुक्रवार 9 अगस्त सुबह 10:53 हुए थे। यही वो वक्त था जब पहली बार आरजीकर अस्पताल से जूनियर डॉक्टर की मां को पहली बार फ़ोन किया गया था, यानी कि लाश मिलने के 4 घंटे और 53 मिनट के बाद। फ़ोन करने वाले ने बताया कि वो आरजीकर अस्पताल से बोल रहा है। इसके बाद उसने कहा कि आपकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई है। इसके बाद फ़ोन कट जाता है। घबराई माँ ने फ़ौरन उसी नंबर पर वापस कॉल किया और पूछा कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। सामने से जवाब मिला कि आप फ़ौरन अस्पताल आ जाइए। फ़ोन फिर से कट जाता है। माँ ने फिर उसी नंबर पर फ़ोन मिलाया और इस बार फ़ोन उठाने वाले ने कहा कि वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा है, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। यह बात इतना सुनते ही फ़ोन फिर से कट जाता है। बेटे की खुदकुशी की खबर सुनते ही बदहवास माँ बाप फ़ौरन आरजीकर अस्पताल की तरफ भागने लगते हैं। उन्हें इस बात की कोई सुध नहीं रहती कि क्या करना है और क्या नहीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। फ़ोन करने वाला झूठ बोल रहा है या फिर सच, या फिर कोई मजाक है। उनके घर से अस्पताल की दूरी करीब आधे घंटे भर की थी। माँ बाप दोपहर 12 बजे के आसपास अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन अस्पताल का कोई भी स्टाफ उन्हें उनकी बेटी से मिलवा नहीं रहा था। इस दौरान माँ बाप लगातार गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, भीख मांगते रहे कि एक बार उनकी बेटी का चेहरा तो दिखा दो, पर किसी ने नहीं दिखाया। शुक्रवार 9 अगस्त दोपहर 3 बजे अस्पताल पहुंचने के करीब 3 घंटे बाद दोपहर 3 बजे पहली बार माँ बाप को उनकी बेटी की लाश दिखाई गई। जूनियर डॉक्टर की माँ ने कहा कि उनकी बेटी की पैंट खुली हुई थी। पूरे जिस्म पर कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा था।
हाथ टूटे हुए थे, आंख और मुंह से खून निकल रहा था। लाश देखते ही मौके पर ही माँ ने डॉक्टर से कहा, यह सुसाइड नहीं मर्डर है, मेरी बेटी का कत्ल किया गया है। लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था और अंदाज़ा लगा सकता है कि ये सुसाइड केस नहीं है, इसने किसी का कत्ल कर दिया है और ये मर्डर केस है। तो फिर अस्पताल ने जूनियर डॉक्टर की माँ से सुबह दो बार झूठ क्यों बोला? पहला झूठ ये कि वो बीमार है और दूसरा झूठ कि उसने खुदकुशी की है। तो जिस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने जूनियर डॉक्टर की माँ से ये बात कही थी, उससे शुरुआत में जब कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपनी सफाई में ये कहा कि क्योंकि डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो घर वालों को सीधे ये सच्चाई बताना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें अस्पताल आने को कहा गया था और अस्पताल से ही फ़ोन किया गया। पर यहाँ सवाल ये है कि अगर डॉक्टर की मौत को ही छुपाना था तो पहले कॉल में बीमार होने की बात कहने के बाद दूसरी बार खुदकुशी की बात क्यों कही? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पास इसका जवाब नहीं था। बाद में जूनियर डॉक्टर के पिता को वो सेमिनार हॉल दिखाया गया जहां से उनकी बेटी की लाश मिली थी। पिता ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी का कत्ल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ है, बल्कि उसे मारने के बाद लाश को यहां लाकर फेंक दी गई है। 9 अगस्त शुक्रवार शाम और रात तक जूनियर डॉक्टर की मौत की पूरी कहानी आरजीकर अस्पताल की 4 दीवारी के अंदर ही थी। बाहर मीडिया के जरिए जो खबर आई तब तक वो भी आधी अधूरी ही कहानी थी। सच किसी को नहीं पता था और सब सच जानना चाहते थे। सच के पीछे हर कोई भाग रहा था कि आखिर बात क्या है, ये घटना ऐसी क्यों घटित हुई। कोलकाता पुलिस ने भी शुरुआती लम्हों में केस और केस की जांच को जिस तरीके से लेना चाहिए वैसे लिया ही नहीं था। लिहाजा शनिवार आते ही आते डॉक्टर की मौत और रेप की बातें धीरे धीरे करके अस्पताल की 4 दीवारी से निकलकर पहले कोलकाता और फिर पूरे देश तक पहुंच गई। ये कहानी बहुत ही जल्दी एक आग की तरह फैलती चली गई। एक साथ दर्जनों थ्योरी हवा में तैरने लगी थी। हर जगह बस इसी घटना की बातें थीं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। धरना प्रदर्शन और आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले उसी आरजीकर अस्पताल से शुरू हुई थी जहां जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। लेकिन फिर देखते ही देखते पूरे देश के डॉक्टर इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। अब उंगली अस्पताल प्रशासन से हटकर पहले ममता सरकार, फिर कोलकाता पुलिस, इसके बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर की तरफ घूमने लगी थी। हर कोई सच जानना चाहता था और सबको इंसाफ चाहिए था। फिर बीच में कोलकाता हाई कोर्ट आ गया और आनन फानन में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की टीम भी फौरन दिल्ली से कोलकाता को कूच कर गई और तुरंत ही आकर यहाँ पर जांच शुरू कर दी थी। अब सवाल ये है कि सीबीआई जांच क्या कर रही है, और सवाल ये भी उठता है कि सीबीआई से पहले कोलकाता पुलिस ने क्या जांच की थी। आखिर कोलकाता पुलिस को क्या क्या मिला? तो पहले बात कोलकाता पुलिस की जांच की, क्योंकि जांच की शुरुआत कोलकाता पुलिस ने ही की थी। कोलकाता पुलिस के मुताबिक जब वो 9 अगस्त की सुबह 9:15 बजे के आसपास सेमिनार हॉल पहुंचे, तब वहां उसे जूनियर डॉक्टर की लाश के आसपास उसका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और एक ब्लूटूथ नेकबैंड मिला था। पर जूनियर डॉक्टर के मोबाइल से कनेक्ट करने पर पता चला कि ये ब्लूटूथ उसका नहीं है, बल्कि किसी और मोबाइल से कनेक्टेड है। इसके बाद सबसे पहले पुलिस ने अस्पताल की 3री मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल की एंट्री और एग्जिट दरवाजे की तरफ जाने वाले तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। उन्होंने वहां पर लगे हुए सारे सीसीटीवी को अच्छी तरीके से देखा। सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं, लेकिन कुछ कैमरे ऐसे थे जो सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले रास्तों पर लगे थे और वहां इनकी रिकॉर्डिंग होती थी। इन कैमरों में लगे कोई लोग 3री मंजिल पर सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले कॉरिडोर में आते जाते नजर जरूर आए थे। कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले उन्हीं से अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी। पूछताछ में यह पता चला कि कैमरे में कैद एक शख्स के अलावा बाकी सभी अस्पताल के ही स्टाफ हैं और वो इकलौता शख्स जो बाहरी था उसका नाम ही था संजय रॉय। जी हाँ, ये वही संजय रॉय था। कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय में बाद में अस्पताल के ही करीब पुलिस की एक बैरक में सोता मिला। बैरक से पुलिस ने उसके वो कपड़े बरामद किए जो वो धो चुका था, लेकिन उसके जूते पर खून के कुछ निशान मिले।
संजय रॉय के मोबाइल से जब मौके से मिले ब्लूटूथ नेकबैंड को कनेक्ट किया तो वो फौरन आसानी से कनेक्ट हो गया। कोलकाता पुलिस को यकीन हो गया कि संजय रॉय ही कातिल है। उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उधर डॉक्टरों का आंदोलन अब जोर पकड़ता जा रहा था। हर जगह इस कहानी को लेकर एक आग सी लग गई थी। बस एक ही सवाल था कि सबको सच जानना था और यह घटना ऐसी क्यों घटित हुई। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई थी। रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोटना बताया गया। रेप या गैंगरेप की पुष्टि के लिए जूनियर डॉक्टर और संजय रॉय के डीएनए सैंपल भी फॉरेंसिक लैब में भेज दिए गए थे। पर इसी बीच एक डॉक्टर ने यह बयान दिया कि जूनियर डॉक्टर के वेजाइना से 151 मिलीग्राम व्हाइट लिक्विड मिला है। उन्होंने दावा किया कि म्यूकस और 2-3 चीज़ों को छोड़ दें तो ज़्यादातर लिक्विड सीमेन है। इतनी बड़ी मात्रा में सीमेन की मौजूदगी का हवाला देते हुए डॉक्टर ने दावा किया कि मामला रेप का नहीं बल्कि गैंगरेप का है। जी हाँ, यह एक पूरी तरीके से गैंगरेप था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि एक औसत भारतीय आदमी का सीमेन 5 मिलीग्राम के करीब होता है। इस हिसाब से अगर मान लें कि 151 मिलीग्राम में से 100 मिलीग्राम भी म्यूकस या बाकी चीज़ें हैं और बाकी 50 मिलीग्राम सीमेन, तो 5 ग्राम के औसत से क्या 10 लोगों ने गैंगरेप किया? और अगर 151 मिलीग्राम में से 100 मिलीग्राम सीमेन है तो क्या 20 लोगों ने गैंगरेप किया था? ये बात बहुत ही पेचीदा थी। डॉक्टर के बयान के बाद से ही गैंगरेप की थ्योरी हर तरफ घूमने लगी थी। फिर हुआ यूं कि कोलकाता पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद आनंद फानन में जूनियर डॉक्टर का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। घर वालों का इल्जाम है कि जिस शमशान में अंतिम संस्कार होना था वहां 3 अर्थियां पहले से थीं। कायदे से पहले उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन कोलकाता पुलिस के दबाव की वजह से पहले जूनियर डॉक्टर का ही अंतिम संस्कार करा दिया गया। कोलकाता पुलिस की इस जल्दबाजी ने भी जूनियर डॉक्टर की मौत की साजिश को और हवा दे दी थी। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इस जल्दबाजी पर भी अपनी सफाई दी। पुलिस का कहना था क्योंकि जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद से ही आंदोलन जारी था और सब लोग आंदोलन में लगे हुए थे, इसीलिए पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ऐसा किया था। हालांकि तब तक के लिए माँ बाप से इजाज़त ले ली गई थी। क्या जूनियर डॉक्टर का कत्ल अकेले संजय रॉय ने किया? कोलकाता पुलिस की जांच पर इसलिए भी उंगली उठी क्योंकि संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक तरह से केस को सुलझाने का दावा करते हुए केस क्लोज करने का लगभग मन बना लिया था। इसीलिए कोलकाता पुलिस अब इस केस को बंद करना चाह रही थी, जबकि लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा करके पुलिस आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल समेत बड़े लोगों की गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। उनकी गलतियों पर कोलकाता पुलिस स्वयं ही पर्दा डाल रही थी और आरोपियों को बचा रही थी। इस बीच आरजीकर अस्पताल के कुछ पुराने मामले भी सोशल मीडिया पर तैरने लगे थे, जिनमें 2003 का सौमित्र विश्वास खुदकुशी केस में भी शामिल है। इल्जाम लगे कि सौमित्र की भी हत्या हुई थी और ये हत्या अस्पताल के अंदर चल रहे सेक्स और पोर्नोग्राफी रैकेट को दबाने के लिए की गई थी। जी हाँ, इस बीच बीजेपी की एक सांसद ने आरजीकर अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी का मुद्दा भी उठाया और एक नई थ्योरी उछाल दी थी। अब इन अनगिनत थ्योरी के बीच बात सीबीआई की जांच की तो सीबीआई के सामने जो सबसे पहले अहम सवाल इस वक्त है, जिनका जवाब तो उसे ढूंढना है, और वो ये है कि क्या जूनियर डॉक्टर का कत्ल अकेले संजय रॉय ने किया था? क्या इस कत्ल के पीछे मकसद रेप का था? क्या विरोध करने पर संजय रॉय ने उसका गला भी घोटा था? क्या जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर तमाम मिले जख्म के विरोध के दौरान हुई गुत्थम गुत्थी के दौरान आए? और क्या यह कत्ल सेमिनार हॉल के अंदर हुआ था या फिर कहीं और? सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में इनमें से कई सवाल के जवाब भी दिए हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। जैसे कि लाश सुबह 6 बजे देखी गई, फिर अगले 3 घंटे तक पुलिस को खबर क्यों नहीं दी गई? लाश मिलने के करीब 5 घंटे बाद घर वालों को खबर क्यों दी गई थी? घर वालों को खुदकुशी की बात क्यों कही गई? लाश की खबर सुनते 7 बजे मिलने के बाद
अगले 2 घंटे तक यानी सुबह 9 बजे तक आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने क्या क्या किया, ये बात वहाँ पे कोई नहीं जानता। किस किस से बात की, शुरुआत में कोलकाता पुलिस के बुलाने के बावजूद प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पुलिस के पास क्यों नहीं गए। तीसरी मंजिल पर ही सेमिनार हॉल के करीब अचानक कंस्ट्रक्शन का काम क्यों शुरू हुआ था। आखिर वहां पे इस कंस्ट्रक्शन का काम चल क्यों रहा था। जब जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर चेहरे से लेकर पैर तक जख्मों के निशान थे, जिस्म के निचले हिस्से से कपड़े गायब थे, तो फिर शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने किसके कहने पर अननेचुरल डेथ यानी अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज किया था, जबकि लाश को देखकर कोई भी ये पता लगा सकता था कि मामला रेप और मर्डर का है। ये केस सुसाइड का नहीं था। कोलकाता हाई कोर्ट तक ने इस बात पर कोलकाता पुलिस को जमकर डांटा था और बहुत बुरी फटकार भी लगाई। जिस अस्पताल के अंदर जूनियर डॉक्टर का कत्ल हुआ, उसी अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम क्यों कराया गया, उसे बाहर पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं लेके गए, किसके कहने पर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। इन सवालों के जवाब जानने के लिए सीबीआई अब तक करीब 20 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन आरोपी संजय रॉय के अलावा जिस शख्स से सबसे ज़्यादा बार और सबसे लंबी पूछताछ हो रही है, वो उसी आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष हैं। दरअसल संदीप घोष अपने आप में एक संदिग्ध कैरेक्टर है। सत्ता और स्वास्थ्य मंत्रालय में इनकी अच्छी खासी पैठ है, इतनी जबरदस्त पैठ कि अब जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल को चुनने के लिए इंटरव्यू हो रहा था, तब उस इंटरव्यू में ये 16वें नंबर पर रहे थे, पर इसके बावजूद भी इन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया। 2 मौके ऐसे आए जब इन्हें आरजीकर अस्पताल से ट्रांसफ़र भी कर दिया गया था, लेकिन ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलने के बावजूद भी दोनों बार न सिर्फ उन्होंने उस ऑर्डर को रुकवाया, बल्कि इसी आरजीकर अस्पताल में डटे रहे। यह बात आप समझ रहे होंगे कि कहानी क्या कह रही है और किसकी तरफ इशारा कर रही है। इनके ऊपर अस्पताल के वेस्ट मटेरियल टेंडर से लेकर पार्किंग के टेंडर तक को लेकर घूस लेने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। कहते हैं कि ये अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्ड से घिरे रहते हैं। जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद से इन पर और भी अब तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। खबर तो ये भी है कि वो सीबीआई को भी पूछताछ में गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए सीबीआई अदालत से इजाज़त लेकर प्रिंसिपल साहब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का भी सोच रही है। संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाज़त पहले ही अदालत से मिल चुकी है और संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है। जिस जूनियर डॉक्टर की मौत को लेकर पूरे देश के डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, उसकी मौत के सच से फॉरेंसिक रिपोर्ट बड़ी आसानी से पर्दा हटा सकती है। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये सब पता चल जाएगा कि जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ था या फिर गैंग रेप। अगर रिपोर्ट रेप की तरफ इशारा करती है तो फिर संजय रॉय की सूरत में ये केस उसी पर जाकर खत्म हो जाएगा। और बात अगर यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जूनियर डॉक्टर की मौत को गैंग रेप बताती है, तो फिर साजिश की कुछ और ही कहानी बेपर्दा हो सकती है, यानी कि यहाँ पर बात कुछ और ही है। इसलिए सबसे ज़रूरी यह है कि सोशल मीडिया पर तैर रहे दर्जनों थ्योरी को किनारे रखते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना ज़्यादा ज़रूरी है। कथा पुलिस सूत्रों और समाचार पत्रों पर आधारित है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये सच भी आपको ज़रूर पता चला होगा। आगे दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप खुश और स्वस्थ रहें। कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जरूर लिखिए और डॉक्टर ममता के लिए एक बार उनकी आत्मा को शांति मिले, यह कमेंट जरूर लिखिएगा।